हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? मेरी आवाज आप लोग तो पहुंच रही है क्या? यस सर। ठीक है। आज सुबह थोड़ा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी इसमें वाईफाई में, इस वजह से थोड़ा कुछ लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करी थी और इसमें फ्लक्सिंग और इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। और लास्ट में हम लोग आए थे इस टॉपिक पर कि मैनुअल आर्क वेल्डिंग क्या होती है, सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यहां तक समझ लिया था। अब जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये आर्क वेल्डिंग के दो टाइप होते हैं। एक तो डीसी आर्क वेल्डिंग और दूसरा एसी आर्क वेल्डिंग। ओके, हम लोग पहले ही ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। आर्क वेल्डिंग के दो टाइप होते हैं, एक तो डीसी आर्क वेल्डिंग और एक एसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग और एसी आर्क वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें भी फर्दर दो दो क्लासिफिकेशन और हो जाते हैं। ये डीसी आर्क वेल्डिंग को भी दो केस इसमें भी बन जाएंगे और एसी आर्क वेल्डिंग में भी दो केस और बन जाएंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये डीसी आर्क वेल्डिंग के दोनों केस क्या है और उसके बाद फिर एसी आर्क वेल्डिंग में दोनों केस क्या है। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये डीसी आर्क वेल्डिंग में फॉर थिक प्लेट्स। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल ही कि एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड, ये रहता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जो कि एनोड की तरफ जाते हैं और बहुत कम समय में बहुत ही हाई स्पीड अचीव कर लेते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड के साथ जब ये एनोड के साथ टकराते हैं तो कुछ अमाउंट में हीट लिबरेट करते हैं, जिससे कि हमारी ये वेल्डिंग हो जाती है, सफिशिएंट हीट रहती है वेल्डिंग के लिए। तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि जो कैथोड होता है, कैथोड पर 75% नहीं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड पे जाके टकराते हैं। तो 65 से 75% तक की जो हीट होती है वो एनोड पर कंसंट्रेट होती है और 25 से 35% तक जो हीट होती है वो कैथोड पर कंसंट्रेट होती है।
ओके दोस्तों, टू थर्ड से 3/4 वाली जो हीट होती है वो एनोड पे रहती है, एंड 1/4 से 1/3 तक की हीट, वो टोटल हीट, जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर 100 जूल की हीट पैदा हुई, उसमें से 60 जूल चली गई एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो गई, डिसिपेट हो गई, तो बची कितनी? 40 जूल बची। अब इस 40 जूल का दो हिस्सा होगा, एक तो 10 जूल आएगा कैथोड पे और 30 जूल आएगा एनोड पे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखना कि जो हीट बच रही है, जो यूजफुल हीट है, उसका बड़ा हिस्सा एनोड पे जाता है और छोटा हिस्सा आता है कैथोड पर। तो जब कभी हमें थिक प्लेट्स की वेल्डिंग करानी होगी, तो थिक प्लेट्स की वेल्डिंग कराने के लिए हमें थिक प्लेट्स की वेल्डिंग करानी है, कुछ ऐसा कुछ सीन है। तो यहां पर आपको ऑब्वियसली सफिशियंट स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए पेनिट्रेशन ज्यादा कराना पड़ेगा। तो ज्यादा पेनिट्रेशन कराना है तो ऑब्वियसली ज्यादा हीट जो है वो वर्क पीस पर आनी चाहिए, ज्यादा हीट वर्क पीस पर आनी चाहिए। तो वर्क पीस पर ज्यादा हीट आनी चाहिए, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि हम लोग वर्क पीस को पॉजिटिव बना देंगे, वर्क पीस को पॉजिटिव बना देंगे। वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया तो इलेक्ट्रोड को क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम लोग वेल्डिंग करवा रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रोड को हमें निगेटिव करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोड को निगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसे हमें निगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो थिक प्लेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि थिक प्लेट वाला जो केस होता है उसमें ये क्या है, ये डायरेक्ट करंट का केस है। पहली चीज तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट करंट। ओके, और जब थिक प्लेट्स रहता है उसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं, ये DCEN हो गया, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, इलेक्ट्रोड निगेटिव है और वर्कपीस पॉजिटिव है। ओके, यहां पर इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखा गया है एंड वर्क पीस को पॉजिटिव रखा गया है। ये है हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। इसी सिस्टम को हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। ओके दोस्तों, इसी सिस्टम को हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है कि जब कभी भी ज्यादा थिकनेस होगी तो उसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा हीट चाहिए तो वर्क पीस को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी यूजफुल हीट है उसका बड़ा हिस्सा वर्क पीस पर आकर के एक्यूमुलेट हो। तो इसलिए हम लोगों ने जब वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया तो इलेक्ट्रोड को निगेटिव बना दिया। तो जब इलेक्ट्रोड निगेटिव है तो ये केस हो गया DCEN, मतलब कि थिक प्लेट्स के लिए हम लोग DCEN का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज पूछी जाती है 2500 बार डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। हाँ, इस DCEN को हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं, कभी कभी DCEN नहीं लिखा रहता है, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी लिखा रहता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जहां पे इलेक्ट्रोड निगेटिव हो उस केस को हम लोग, जिस केस ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो उसे हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया पहला केस। इसकी खासियत क्या होगी, यहां पर आपको इस DCEN में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव वाले केस में दोस्तों आपको
पेनेट्रेशन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा हीट। देखो हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको, इस केस में मैक्सिमम हीट जो है 70 से 75% हीट जो है वो वर्क पीस की तरफ है, और 30% हीट इलेक्ट्रोड की तरफ है, 25 से 30% हीट इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो इस केस में आपको इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन रेट कम मिलेगा और वर्क पीस में जो पेनिट्रेशन है वो हाई मिलेगा। ओके दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा, मतलब 2-3 बार पूछा गया है, लोग बेहोश हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर लिख लीजिए इन डीसीईएन, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, लो डिपोजिशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोड वायर, और नीचे लिखते हैं इन डीसीईएन लो डिपोजिशन रेट of electrode wire and high depth of penetration of base metal. ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका आपको खास ख्याल रखना होगा। तो डिपोजिशन रेट एक तरीके से, इसी को आप मेल्टिंग रेट भी कह सकते हैं। किस रेट से ये इलेक्ट्रोड वायर मेल्ट कर रहा है। ऑब्वियसली जब डीसीईएन में मैक्सिमम हीट जब वर्क पीस पे है तो पेनिट्रेशन ज्यादा मिलेगा वर्क पीस पे, और ऑब्वियसली हमने इसी काम के लिए ही वर्क पीस को पॉजिटिव किया था, क्योंकि थिकनेस ज्यादा है इसलिए यहां पर ज्यादा पेनिट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में हमें ज्यादा हीट चाहिए वर्क पीस पे, इसीलिए वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया था। और जब वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया तो इलेक्ट्रोड को निगेटिव करना पड़ा, और उस केस में वहां पर इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग रेट है या डिपोजिशन रेट है वो कम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे डीसीईएन के वो हमने लिख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकेंड है फॉर थिन प्लेट्स। थिन प्लेट्स का जो केस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, थिन प्लेट्स वाले केस को हम लोग कहते हैं, ये डीसीईपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसमें क्या होगा कि लेटर सपोज हमारे पास एक पतली सी शीट है। ओके, तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी वर्क पीस हो, चाहे थिकनेस कम हो या ज्यादा हो, थिन हो या थिक हो वर्क पीस, उसके अच्छा ज्वाइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ज्वाइंट बनाने के लिए हमें लगभग 80% तक अगर पेनिट्रेशन हो रहा हो तो अच्छा ज्वाइंट बनता है। अब एक मेरे पास वर्क पीस है जिसका थिकनेस 5 मिलीमीटर है, तो उसका 80% हो गया 4 मिलीमीटर। ओके, वहीं एक दूसरा वर्क पीस है जिसकी थिकनेस 25 मिलीमीटर है, तो उसका 80% हुआ 20 मिलीमीटर। और एक तीसरा वर्क पीस जिसका थिकनेस 50 मिलीमीटर है, तो उसका 80% हुआ 40 मिलीमीटर। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वर्क पीस की थिकनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन, एक अच्छी स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थिक प्लेट में रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन ज्यादा होता है और थिन प्लेट्स में रिक्वायर्ड पेनिट्रेशन कम होता है, रहेगा वही 80% या 80% से ऊपर,
लेकिन चूंकि थिकनेस ही कम है तो यहाँ पे 80% जो होगा, लेस अमाउंट का 80% वो भी कम हो जाएगा अपने आप ही में। तो हम लोगों को यहाँ पर थिन प्लेट्स में जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस पर कम हीट कंसंट्रेट करनी होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को इस बार हम लोग निगेटिव बना देंगे। ठीक है दोस्तों, जब हमें थिन प्लेट्स की वेल्डिंग करानी होगी, हमारे पास दो थिन प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, दो प्लेट्स हैं। ये इनकी कुछ लंबाई होगी इस तरीके से। ठीक है, तो इनकी वेल्डिंग करा रहे हैं और पूरे लेंथ में यहां से लेके यहां तक हम लोग वेल्डिंग कराएंगे। तो ये आप लोगों को यहां पर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करना है, वर्क पीस को निगेटिव करना है। ठीक है दोस्तों, इस केस में वर्क पीस को निगेटिव चार्ज दे दोगे आप और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दोगे, क्योंकि वर्क पीस पर लेस हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोड जब पॉजिटिव कर दिया आपने तो इस केस को हम लोग कहते हैं डीसीईपी। ठीक है ना। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे इस डीसीपी के बारे में एक पॉइंट तो ये हो गया कि वर्क पीस निगेटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसे हम लोग रिवर्स पोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, और फिर यहां पर आपके पास मेल्टिंग वायर, ये जो इलेक्ट्रोड वायर है उसका डिपोजिशन रेट हाई मिलता है, जबकि बेस मेटल का पेनिट्रेशन लो मिलता है, लेस मिलता है। अच्छा देखिए, एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको ये डिपोजिशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोड वायर। तो देखो दोस्तों, डिपोजिशन रेट जो होता है, मेल्टिंग रेट जो होता है, वो इसी का होता है, इलेक्ट्रोड वायर का ही होता है। इलेक्ट्रोड वायर ही है जो कि डिपॉजिट हो रहा है, मेल्ट होकर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में चू रहा है नीचे। ठीक है दोस्तों, वर्कपीस भी मेल्ट हो रहा है लेकिन वो नीचे थोड़े चू रहा है, वो तो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो डिपॉजिट होने वाला काम सिर्फ इलेक्ट्रोड वायर का होता है, तो बार बार नहीं लिखा जाएगा। कई बार कहीं आपको ऐसा भी आ सकता है कि लिखा हुआ कि हाई डिपोजिशन रेट या लो डिपोजिशन रेट। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड वायर के लिए यूज की जाती है, और पेनेट्रेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा आपको कि भाई यहाँ पर
हमारे पास आर्क वेल्डिंग में दो टाइप हैं, एक तो डीसी आर्क वेल्डिंग और एसी आर्क वेल्डिंग। तो डीसी आर्क वेल्डिंग के दोनों टाइप हमने देख लिए। अब देखते हैं एसी आर्क वेल्डिंग। एसी आर्क वेल्डिंग, इसमें एसी आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो पूरा जो सेटअप होता है वेल्डिंग का, जो वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जैसे वेल्डिंग टॉर्च वगैरह, ये सब जो भी है, ये सब तो मतलब वही रहते हैं। लेकिन बस एक चेंज आता है कि हम लोग जो डीसी पावर सप्लाई थी, जो हमारे पास बैटरी वगैरह रहती है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं इस एसी पावर सप्लाई से। ओके, तो अब ये एसी पावर जो रहता है, वो जो आ रहा होता है पीछे से, वो तो बहुत ही हाई आ रहा होता है, तो उसे हमें कम करना पड़ता है थोड़ा, ताकि हम लोग नॉर्मल रेंज में अपने हिसाब से यूज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पीछे से आने वाले हाई वोल्टेज को कम कर देता है, ताकि वो यूजफुल रेंज में आ जाए। ओके, अदरवाइज बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जो होगा वो भी हमारे लिए सही नहीं रहता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होते हैं दोस्तों, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कांस्टेंट करंट टाइप और दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। ओके, कांस्टेंट करंट टाइप और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, तो ये दो टाइप के हमारे केस यहां पर बनते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं, पहले एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन एसी आर्क वेल्डिंग, we need to use a power source consist of AC arc welding, power source consists of step down transformer which can be of two types. Which can be of two types. ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग यहां पर, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का? एक तो कांस्टेंट करंट टाइप, और दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर है, इसे हम लोग ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। जो कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसे हम लोग ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। ड्रूप मतलब अचानक से ही, 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 अचानक से ही
क्योंकि जैसे झरना होता है दोस्तों, ऐसे आ रहा होता है झरना, कहीं पे होता है तो इस तरीके से झरना आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, और अचानक से नीचे गिर जाता है, ठीक ना। तो यही ये जो अचानक से नीचे गिरना होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक ना। तो ये होता है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से। और एक कांस्टेंट वोल्टेज टाइप जो ट्रांसफार्मर है, इसे हम लोग स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जरा। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें आगे यूज होगा। इस एसी आर्क वेल्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला पॉइंट है शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, SCC। जिस समय हम लोग इलेक्ट्रोड को वर्क पीस से टच करवाते हैं, उस समय सर्किट शॉर्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और उस समय करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी समय आर्क जनरेट होती है। ओके, जिस समय हम लोग इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं वर्क पीस से, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, जितनी देर तक भी टच रहता है, 0.5 सेकंड तक, 0.7 सेकंड तक, 0.6 सेकंड तक, जितनी देर तक के लिए भी टच में रहता है ये इलेक्ट्रोड वर्क पीस के साथ, उतने टाइम पीरियड के लिए सर्किट पूरी हो जाती है, और सर्किट पूरी रहने पर करंट का फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय, जिस समय ये सर्किट कंप्लीट है, सर्किट शॉर्ट हो रखी है, उस समय जो करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और क्योंकि उसी समय उसी करंट से आर्क जनरेट होती है, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर आर्क जनरेशन। ओके, इट इज द करंट required for arc generation. ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओपन सर्किट करंट। ओके, ओपन सर्किट करंट ये क्या कहता है? ये ऑब्वियसली जब हमने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जब अपने वर्कपीस को, ये वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच का जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट को हमने ब्रेक कर दिया होता है और इलेक्ट्रोड को थोड़ा ऊपर उठा लिया होता है, एक एयर गैप मेंटेन कर दिया होता है इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के बीच में, तो उस समय भी सफिशिएंट वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टैब्लिश्ड रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टैब्लिश्ड रहता है, मेंटेन रहता है। और दोस्तों, यही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन्ड है, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जिस समय सर्किट ब्रेक कर दी जाती है, ओपन कर दी जाती है, उस समय
जो करंट का फ्लो हो रहा होता है, उस करंट के फ्लो को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट करंट। और ऑब्वियसली यही जो करंट का फ्लो जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए हो रहा है करंट का फ्लो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो जाके जहां स्ट्राइक करेंगे वहां पर हाई अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एक आर्क मेंटेन्ड हो रखी है। ठीक है दोस्तों, तो जब सर्किट ब्रेक हो गई उसके बाद भी अगर करंट का फ्लो मेंटेन्ड है, इसका मतलब एक आर्क भी मेंटेन्ड हो रखी है। तो यहां पर हम लोग ये बोलते हैं, इट इज दैट करंट विच फ्लोज when we maintain a gap between workpiece and electrode. Okay, this current is required for maintaining the arc. इस करंट की क्या जरूरत है? इस करंट की रिक्वायरमेंट है current required for maintaining the arc. ओके, ये भी एक करंट थी, करंट रिक्वायर्ड फॉर आर्क जनरेशन, और ये आर्क को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब इसी में एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है दोस्तों, OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब देखो जैसे यहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे हम लोग ये जो ओपन सर्किट करंट है इसे हम लोग आई आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास वोल्टेज होगा उसे वी आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, अभी देखो, अभी ये आई आर्क और वी आर्क, ठीक है ना, ये दोनों ही जो हैं ये आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर ये कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो ए आएगा वो आपको निगेटिव में आएगा, मतलब कि आई आर्क जो आता है, ये जैसे कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब आपका ये लेंथ बढ़ेगा, आर्क लेंथ बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वोल्टेज रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और वोल्टेज रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रहा है, अगर ये लेंथ बढ़ा तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट बढ़ता है, और ऑब्वियसली अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो करंट रिक्वायरमेंट घटती है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में, करंट और लेंथ के बीच में निगेटिव का रिलेशन है, जबकि वोल्टेज और लेंथ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, एक ही साइड में है दोनों। तो ये आपको ए आपको अक्सर नेगेटिव में मिलेगा, और जबकि ये सी जो मिलेगा वो पॉजिटिव में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली ऐसा कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं,
यहां पर एक और पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है ऐसा लिख लीजिए आप लोग यहां पर, यहां एल क्या है, एल इज द आर्क लेंथ। जनरली क्वेश्चन में आर्क लेंथ मिलीमीटर में ऑलरेडी दे रखी होती है, और अगर ना दी हो मिलीमीटर में, जैसे कि 0.7 सेंटीमीटर लिखी हो, तो आपको उसे मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, और वी आर्क क्या है, ये है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब ये जो करंट थी, ओपन सर्किट करंट, ओपन सर्किट करंट जो थी दोस्तों, ये ऑपरेटिंग करंट थी उस समय। एक तो देखिए, एक वो करंट है जो कि आर्क जनरेशन के लिए चाहिए, और एक वो करंट है जो कि आर्क को मेंटेन करने के लिए चाहिए। मतलब जब ऑपरेशन चल रही है, वेल्डिंग चल रही है, उस समय आर्क मेंटेन रहे, तो वो कहलाती है ऑपरेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ओपन सर्किट करंट को हम लोग ऑपरेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑपरेटिंग करंट के करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगा उसे हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता रहनी चाहिए। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी होगी ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो आपको घबराना नहीं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कौन सा वोल्टेज आ गया, ये वी आर ही होगा। ओके, आगे देखिए, इसी में एक और आता है हमारे पास, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इसे हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। इसमें आप लिख सकते हो, इट इज द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। जिस समय शॉर्ट सर्किट करंट अपना रोल प्ले कर रही होती है, उस समय जो वोल्टेज चाहिए होता है, उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। Amount of voltage required at the time of short circuit current is known as open circuit voltage. ओके दोस्तों, अब देखो, एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा, ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जो कि आर्क के प्रोड्यूस करने के टाइम पे, आर्क के जनरेशन के टाइम पे अपना रोल प्ले करता है। ओके, और ये हो गया आर्क जनरेशन के टाइम वाला वोल्टेज, और पीछे हमारे पास एक आर्क वो वोल्टेज है, वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वी आर। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमेशा ऐसा होगा कई सारे सैकड़ों हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये पाया गया कि हर बार ऐसा होता है कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो बड़ा पाया जाता है, किससे, वी आर से। ओके, हमेशा ही ऐसा हुआ कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज फाउंड ग्रेटर देन वी आर। ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि आर्क के जनरेशन के समय चाहिए,
और वी आर्क वो वोल्टेज है जो कि आर्क को मेंटेन करने के समय में चाहिए। ओके, इस बात को आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जैसे हम लोग कभी कोई बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि जनरली कई बार लोग जब रेड लाइट पे पहुंचते हैं और 10 12 15 सेकंड के लिए बस बची होती लाइट, तो लोग गाड़ी को बंद करने से बचते हैं। उनका ये मानना होता है और सही भी मानना होता है कि भाई अगर गाड़ी को बार बार बंद करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। हाँ, अगर लंबा रुकना है भाई 50 60 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अगर स्टॉपेज है कहीं पे, तो आप गाड़ी बंद कर लीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई कहीं 10 15 सेकंड के लिए रुकना है तो आप गाड़ी बंद करके फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जनरल फिनोमेना है कि गाड़ी स्टार्ट करने पर ज्यादा पेट्रोल खाती है इन कंपेयर टू जब गाड़ी चल रही हो उसके केस से। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसी चीज से याद रखिएगा, इसको यहाँ पर रिलेट रखिएगा। वैसे इसका कोई अलग से प्रूफ नहीं है, ये जनरल एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो हमेशा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू वी आर्क से। ठीक है ना, तो इसको इसी बात से याद रखिएगा कि भाई वो वोल्टेज जो कि आर्क को पैदा करने के लिए चाहिए, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, वो वोल्टेज ओसीवी जो है वो आर्क को मेंटेन करने वाले या ऑपरेशन वाले वोल्टेज से ज्यादा होगी हमेशा। कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया। कितनी ज्यादा होगी ये पता चला हमें, हमने कई सारे कैलकुलेशन किए और ये पता चला कि ओसीवी हमें जो मिलती है वो बड़ी मिलती है वी आर्क से। कितनी बड़ी मिलती है, ओसीवी बाई में एस सी सी इंटू में आई आर। ओके, ओसीवी इक्वल टू वी आर्क प्लस में ओसीवी बाई एस सी सी इंटू आई आर्क। ओके, अब कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको जनरली इस टाइप से दिखता नहीं है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको जनरली किस टाइप से दिखता है, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से। वी आर्क इक्वल टू ओसीवी माइनस में ओसीवी बाई एस सी सी इंटू आई आर्क। ओके दोस्तों, बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ यहां पर, क्या किया गया। ये इधर का डेटा उठा करके इधर भेज दिया गया तो ये निगेटिव साइन हो गया वी आर। होता क्या है कि आपको तो ओपन सर्किट वोल्टेज आर को जनरेट करते समय क्या वोल्टेज चाहिए ये तो आपको पता ही रहता है। वो निकालना पड़ता है कि भाई आर को मेंटेन रखने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए मुझे, जनरली मुझे वो निकालना होता है, ये मुझे निकालना होता है और जनरली ये पता रहता है मुझे। जब ये पता है तो इसके वाले फॉर्मूले को याद करना हमारे लिए उतना सही नहीं है। हम लोग है दोनों एक ही फॉर्मूला और फाइनल रिजल्ट भी एक ही पहुंचेगा, लेकिन भाई ये फॉर्मूला जो है इसे हम लोग याद करेंगे इन कंपेयर टू पहले वाले के। इसमें हमें डायरेक्टली इसी को याद करके इसी के हिसाब से वैल्यूज जब पुट करते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उसे सॉल्व करना ज्यादा हमारे लिए एक स्टेप हमारा बच जाता है, एक कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक टाइप की वेल्डिंग के लिए सुटेबल होता है। आइए देखते हैं हम लोग, ये जो यहां पर डिस्कस करना शुरू किया था हमने, ये एसी आर्क वेल्डिंग, इस एसी आर्क वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक और ये स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। यहां तक सबको समझ में आया है डियर स्टूडेंट? ये ए बी और सी डी ये कांस्टेंट हैं,
ये आगे आपको वैल्यू दी रहेगी इक्वेशन में, उसके हिसाब से आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। ये कुछ Yes, आ sir. जाएगा ना, ये कुछ जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाएगा, वी आर्क आपको आ गया 2l+20, ओके, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया और कह दिया कि आर्क लेंथ l जो है वो 5 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो अब आगे आगे ये काम आपको करने हैं। तो इस तरीके से अगर ये डेटा दिया है तो आप कैसे देखोगे, आप ये देखोगे भाई मेरे पास दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन में V1 कितना है, ये 5 इंटू 2 10 और 10+20 यानी 30, ओके। जब आर्क लेंथ मेरी 5 मिलीमीटर थी तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी 30 वोल्ट की। वहीं जब आर्क लेंथ मेरी 7 मिलीमीटर हुई, 7 2 14, 14+20 34 वोल्ट, ओके। जब 7 मिलीमीटर हुई आर्क लेंथ, उस समय वोल्टेज की रिक्वायरमेंट 34 वोल्ट हो गई। इस टाइप से मुझे डेटा दिया रहता है। तो यहां पर आप देखें, ये हो गया C हो गया 2 और D हो गया 20, ओके। ऐसे ही यहां पर ये जो I के लिए आप निकालोगे तो AB वो भी कांस्टेंट रहेंगे। जनरली A का जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है, ओके, इसीलिए वहां पे माइनस का साइन लगा दिया है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली जब लेंथ बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ाने पर करंट घटेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट कांस्टेंट पावर के लिए आप देखें P = VI, हमारे पास एक ये कांस्टेंट पावर के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब V = P/I। कांस्टेंट पावर के लिए आप कहते हो कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट पावर के लिए वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें ये इस टाइप से इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहां पर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहां पर सब क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर हो गई अभी तक, ये सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने जो बताया आपको कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर, आइए देखते हैं ये क्या है। कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर क्या होगा ये दोस्तों, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। देखो क्या होता है, जब हम लोग मैनुअल आर्क वेल्डिंग कराते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं मैनुअल आर्क वेल्डिंग करते हैं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग का मतलब ये जो फीडिंग टुवर्ड्स वर्क पीस है, ये है इलेक्ट्रोड और ये है वर्क पीस, ओके। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड को, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को जो आगे बढ़ाना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में ये, और जो दूसरी जो एक और डायरेक्शन है ये, ओके दोस्तों। तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग यानी ये जो रेड कलर से जो हमने जो टुवर्ड्स द वर्क पीस जो नीचे भी लाना पड़ रहा है इलेक्ट्रोड को वो भी,
और जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है वो भी। ये दोनों मूवमेंट जब हम लोग मैनुअली कराते हैं तो उस आर्क वेल्डिंग को मैनुअल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, मैनुअल आर्क वेल्डिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उस केस में चेंज इन आर्क लेंथ जो होता है वो अनएविटेबल या फिर अनअवॉइडेबल होता है। इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग, आगे लिखिएगा, change in arc length is अनएविटेबल। अनएविटेबल का मतलब वो चीज जो कि होकर ही रहेगी, जिसे हम रोक नहीं सकते, या अनअवॉइडेबल। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई हमारा हाथ तो हिलेगा हिलेगा ना। आप अपने हाथ में कोई भी पेन या पेंसिल होल्ड करके देखो, वो एकदम एक पॉइंट पर होल्ड नहीं रहेगी, हमेशा आपका हाथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिलता ही रहेगा जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप जिंदा है तब तक आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर ये ब्लड का फ्लो मेंटेन्ड है, और जो ब्लड का फ्लो होता है वो कई हजार किलोमीटर की स्पीड से हो रहा होता है। तो उतनी हाई स्पीड से अंदर ही अंदर ये जो ब्लड हमारे फ्लो कर रहा है वो जब आकर के एंड पॉइंट से टकराता है, उसी की वजह से हमारे जो एंड पॉइंट वाले जो पोर्शन रहते हैं वो एक जगह पे रोक के रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड पॉइंट हमेशा ही, ये जो उंगली वगैरह है ये हमेशा ही थोड़ी बहुत तो हिलती ही रहती है। इक्का दुक्का लोग ही हुए हैं दुनिया में जिन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करना सीखा है। वो कुछ ऐसे मैजिशियंस ऐसे रहे जिन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वो मैजिशियन थे, इसी वजह से उन्होंने मतलब कि एक सम्मोहित कर लिया था, बाकी तो जो हो रहा था उनका भी मतलब इस चीज पे कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है। साइंटिस्टों का यही कहना है। तो देखो दोस्तों, चूंकि हमारा हाथ हिलेगा हिलेगा वेल्डिंग करते समय, जब हम लोग मैनुअल आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल क्या कहते हैं मूवमेंट देने के साथ साथ जब हमें ऊपर से नीचे भी लाना है तो ऊपर से नीचे लाने में हमेशा ही ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस लगा रहेगा। लेट अस सपोज अगर मैंने शुरुआत में 5 mm का गैप दे करके काम करना शुरू किया था, 5 mm के गैप के साथ काम करना शुरू किया था, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप 4 mm का हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप 6 mm का हो जाए, कभी ये 3 mm का हो जाए या कभी 7 mm का हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1 आध 2 मिलीमीटर ऊपर नीचे होना बहुत ही लाजमी बात है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पे देखो आर्क लेंथ चेंज हो रही है, ये तो होगी ही होगी, इसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन आर्क लेंथ के चेंज होने से नुकसान क्या होता है? आर्क लेंथ जब चेंज होती है, आर्क लेंथ जब चेंज होती है तो उसकी वजह से वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज की वजह से करंट चेंज होता है, करंट की वजह से हीट, और हीट की वजह से पेनिट्रेशन चेंज होता है। ओके दोस्तों, कैसे? ड्यूरिंग change in arc length, ओके, जब आप आर्क लेंथ इंक्रीज करते हो तो ये वोल्टेज इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, हमें पता है H=I²RT, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी डिक्रीज करेगी, और जब हीट डिक्रीज करेगी तो उस पॉइंट पर जो पेनिट्रेशन बनेगा वो पेनिट्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही जब कभी ये कौन सा केस था, जब 5 की बजाय हम लोग, हमारा हाथ थोड़ा ऊपर हो गया और एयर गैप या फिर आर्क लेंथ 6 या 7 मिलीमीटर की हो गई थी। ओके,
अब अगला केस ये कहता है कि जब कभी आर्क लेंथ घटेगी, कभी अगर हम 3-4 मिलीमीटर पे आ गए तो उसकी वजह से ये वोल्टेज भी घटेगा, उसकी वजह से ये करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो ये पेनिट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड पॉइंट जो है वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। आर्क लेंथ बढ़ी तो पेनिट्रेशन डिक्रीज किया, आर्क लेंथ घटी तो पेनिट्रेशन इंक्रीज किया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो क्या करेंगे, ऐसा होता ही होता है। तो ऐसा जब होता रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास या फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में देखो होता क्या है कि ठीक है ना, ये है हमारे पास वर्क पीस, ये दो वर्क पीस है हमारे पास, इन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ये एक है, ये एक पोर्शन है, और ये एक दूसरा पोर्शन है। यहां पर हम लोग वेल्डिंग करा रहे हैं इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आर्क लेंथ बार बार ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेशन कम या ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि इस टाइप का एक आपको ज्वाइंट बनेगा। ठीक है ना, इस टाइप का ज्वाइंट बनेगा। मैं अगर इधर वाले पोर्शन को हटा दूं, पहले मैंने बनाया अब बाद में हटा रहा हूं, ये पोर्शन अगर हम लोग हटा दें तो ये देखिए आपके सामने ये जो ज्वाइंट वाला, ये जो जिस जगह पे ज्वाइंट बना था वो वाला पोर्शन जो आता है वो कैसा आ रहा है? वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर किसी जगह पर पेनिट्रेशन मीडियम लेवल का है, किसी जगह पेनिट्रेशन एकदम लो हो गया, किसी जगह पर पेनिट्रेशन एकदम हाई हो गया है। तो जिस जगह पर पेनिट्रेशन हाई है उस जगह पर लोड बियरिंग कैपेसिटी काफी हाई होगी। ओके, स्ट्रेंथ उस जगह पे बहुत अच्छी आएगी। और जिस जगह पर ये बहुत कम है, पेनिट्रेशन बहुत कम है, उस जगह पर लोड बियरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ बहुत कम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेंथ ये कम या ज्यादा अलग अलग जगहों पे वैरी कर रही होगी, और इसकी वजह से
ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एक रिलायबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो ये जो इरेगुलरिटी आ रही है पेनिट्रेशन की, इस इरेगुलरिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला एक ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, यहां पर लिख लीजिए, टू एलिमिनेट दिस irregularity of penetration, we need to use a transformer of drooping characteristic. Okay, a transformer of drooping characteristic. ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि ज्यादा वोल्टेज चेंज के रिस्पेक्ट में बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट चेंज रिप्रेजेंट करता हो। ओके, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स that it shows very less change in current, very less change in current with respect to large change in voltage, with respect to large change in voltage. ओके, मतलब कि क्या? आपके पास अगर एक ये ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कि एक साइड पे आप दिखाते हो वोल्टेज और दूसरे साइड पे दिखाते हो करंट, तो यहां पर ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन हो वो कुछ इस टाइप का हो। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन हो वो कुछ इस टाइप का हो। मतलब कि क्या मैं कह रहा हूं,
मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो कि मेरे पास ये आप देखो, ये जो केस है, इस डेल्टा वी के रिस्पेक्ट में ये जो डेल्टा आई है, ओके, मान लिया मैंने ये एक पॉइंट है 1 और ये एक पॉइंट है 2, ओके, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2। अब ये I के रिस्पेक्ट में ये है I1 और ये है I2, ओके। मतलब कि जब वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वोल्टेज का जो डिक्रीमेंट हो दोस्तों, यहां पर आप देखिए वोल्टेज का डिक्रीमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। ये जो गैप है ये काफी बड़ा गैप है, ओके। वोल्टेज का डिक्रीमेंट काफी ज्यादा हो तो भी करंट का इंक्रीमेंट काफी कम, ओके। वोल्टेज का डिक्रीमेंट जब कभी काफी ज्यादा हो रहा हो तो भी करंट का इंक्रीमेंट कम से कम हो, या फिर अपोजिट केस, कभी इसे आपने 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया, ओके, तो उस केस में जब वोल्टेज ज्यादा से बढ़ रहा हो तो करंट कम से कम घटे। यानी कि आर्क लेंथ, अब ये वोल्टेज घटना बढ़ने का मतलब क्या, आर्क लेंथ, ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर्क लेंथ के ज्यादा बढ़ने पर वोल्टेज जब ज्यादा बढ़ता है उस समय करंट बहुत कम ही डिक्रीज करे। ये तो देखो हमेशा होगा ही होगा कि चूंकि अपोजिट नेचर है, वोल्टेज और करंट का नेचर अपोजिट है, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, हमेशा ऐसा होगा। लेकिन पे वो डिक्रीमेंट बहुत कम हो, बहुत छोटा सा डिक्रीमेंट हो, और ये जो इस टाइप का नेचर वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफार्मर। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें जो ज्वाइंट बनेगा, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसमें जो ज्वाइंट बनेगा वो ज्वाइंट नियरली इक्वल रहेगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। ये इस टाइप का रहेगा। यहां पे भी आप देख रहे हो कि अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन प्रीवियस केस की तरह से इतने ज्यादा ना ही कहीं कोई ऐसा केस है जहां की बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन मिल गया हो, और ना ही कोई ऐसा केस है जहां पे बहुत कम पेनिट्रेशन मिला हो। तो वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं आती है। आपका जहां पे कम पेनिट्रेशन है वहां पर लोड बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम रहेगी, जहां पर ज्यादा पेनिट्रेशन है वहां पर लोड बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ओके। अब यहां पर क्या था, इस वाले केस में मान लो कहीं पे एक जगह पे लोड बियरिंग कैपेसिटी 100 न्यूटन है और एक जगह पे लोड बियरिंग कैपेसिटी 20 न्यूटन है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रोडक्ट कितना लोड उठा सकता है, ओके। हम लोग जो मिनिमम वाली वैल्यू रहती है उसी को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना लोड उठा सकता है। किसी जगह पे जहां पर ज्यादा पेनिट्रेशन मिला है वहां पर तो आप 100 न्यूटन तक लगा सकते हो, लेकिन जिस जगह पर कम पेनिट्रेशन हुआ है वहां पर आप कम ही लोड लगा सकते हो, ऐसा होगा। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है, जो 20 न्यूटन वाली जो जगह है वहां पर अगर आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ब्रेक कर जाएगा। 100 न्यूटन वाली जो जगह है वहां पर 50 न्यूटन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 न्यूटन वाली जगह पे जब 50 न्यूटन का लोड अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। जबकि यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो वेरिएशन हो रहा है ये कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है,
ये वेरिएशन लेटर सपोज 50 न्यूटन मिनिमम और 60 न्यूटन मैक्सिमम ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में अब हम लोग ज्यादा आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा लोड बियर कर सकता है। आपको मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से लोड बियरिंग कैपेसिटी डिफाइन नहीं होती है, मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से लोड बियरिंग कैपेसिटी डिफाइन नहीं होती, वो मिनिमम वैल्यू के हिसाब से होती है। तो मिनिमम वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा और हम लोग उतना ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला कंपोनेंट बना सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हाई से हाई होनी चाहिए और इसी को हाई करने के लिए हम लोग ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो आप लोग अगर ये इस डायग्राम को, ये जो ग्रीन वाले सर्कल के अंदर मैं बना रहा हूं, इसको नहीं भी बनाते हैं तो भी काम चलेगा, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। लेकिन ये जो नीचे वाला डायग्राम इसको जरूर बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर ये था। अगला है हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा ये, अब देखो जब कभी हम लोग सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक टाइप की वेल्डिंग कर रहे होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, जब कभी ये किया जाता है तो देखिए सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, ये जो फीडिंग टुवर्ड्स वर्कपीस है, इलेक्ट्रोड का फीडिंग टुवर्ड्स वर्कपीस है, वो मशीन से हो रहा है। मशीन से हो रहा है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि ये तो सही ही होगा। मशीन से हो रहा है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि ये तो सही ही होगा, हमेशा एक कांस्टेंट रेट पर चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग जब भी कभी सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक में तो क्या है कि ऑटोमेटिक में तो दोनों ही आपके जो दोनों ही केस है, दोनों ही मोशन जो है वो चाहे लॉन्गिट्यूडनल मोशन हो और चाहे फीडिंग टुवर्ड्स वर्क पीस हो, ये दोनों ही आपके मशीन से कंट्रोल होते हैं। जबकि सेमी ऑटोमेटिक में सिर्फ और सिर्फ फीडिंग वाला पोर्शन मशीन से कंट्रोल होता है, जो मूवमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट वो हाथ से करते हैं, हम लोग मैनुअली करते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर हम लोग ये जो फीडिंग टुवर्ड्स वर्कपीस है उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम तो ये मानते हैं कि भाई मशीन तो एकदम ठीक ही होगी, मशीन तो हमेशा ही क्या कहते हैं एक कांस्टेंट रेट से फीडिंग कराती रहेगी। और वो रेट इतना कम होता है दोस्तों कि क्या नाम है उसको आइडेंटिफाई कर पाना। अब जैसे मान लिया कि मैंने फीडिंग रेट जो लगाया था फीडिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड जो लगाया था मैंने, लेटर सपोज वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का लगाया था मैंने, ओके, या 2 मिलीमीटर पर सेकेंड का लगाया था, लेटर सपोज, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब ये 2 मिलीमीटर की बजाय अगर ये कम होके कभी 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड हो गया या फिर
बढ़ करके कभी 2.25 मिलीमीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये चीज आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन जब कभी आएगी, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी कि फीडिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो जितना डिजायरेबल था उसके कंपैरिजन में कम या ज्यादा हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आगे चल के थोड़ी देर के बाद ये हमारी जो आर्क है वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फीडिंग रेट होता है, ये फीडिंग रेट रखा जाता है किसके इक्वल? रखा जाता है मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड की। जिस रेट से मेल्ट कर रहा हो उसी रेट पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब मेल्टिंग तो एक बार जब आग पकड़ लिया है तो मेल्टिंग तो उसी कांस्टेंट रेट से हमेशा होगी, पूरी जिंदगी भर होगी। लेकिन ये जो फीडिंग रेट है, फीडिंग रेट कैसे कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल होता है जो चरखी किस स्पीड से घूम रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑटोमेटिक फीडिंग कराने का मतलब क्या होता है, हम लोग एक स्पूल वायर के फॉर्मेट में इसकी एंट्री कराते हैं, और स्पूल वायर के फॉर्मेट में एंट्री कराने पे क्या होता है कि ये आपका मतलब एक स्पूल रहता है जिसमें वायर के रूप में हम लोग इलेक्ट्रोड को लपेट के रखते हैं, और वो स्पूल एक कांस्टेंट रेट पे खुलता रहता है और वही इसकी फीडिंग कराता रहता है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कभी वो उस चरखी के खुलने की स्पीड कम या ज्यादा हो गई अचानक से, कुछ मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर कम हो गई चरखी खुलने की स्पीड तो फीडिंग रेट कम हो गया। वही अगर चरखी खुलने की स्पीड बढ़ गई तो फीडिंग रेट बढ़ गया। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, चाहे फीडिंग रेट बढ़ जाए चाहे फीडिंग रेट कम हो जाए, इन दोनों ही केस में कुछ समय के बाद आगे चल करके या तो एयर गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए और उतना वोल्टेज ना हो तो हमारी ये आर्क बुझ जाए, और दूसरा या तो ऐसा होता है कि एयर गैप धीरे धीरे कम होते 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 एकदम चिपक ही जाए, तो एकदम चिपक जाए तो भी आर्क बंद हो जाएगी। तो दोनों ही केस में आर्क बंद होने के चांसेस है, खतरा है। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो आर्क बंद होना वो तो बहुत बाद में आएगा, आर्क बंद होने वाला काम तो फिर भी 10 15 20 सेकंड के बाद होगा। तब तक जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ना होने पाए इसके लिए हम लोग ये कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ये स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने बोला स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इधर वोल्टेज इधर करंट, ठीक है ना, इधर वोल्टेज इधर करंट, इसमें आपको ये कुछ इस टाइप का मिलता है। मतलब कि जब भी कभी थोड़ा सा भी आर्क लेंथ चेंज हो, थोड़ा सा भी आर्क लेंथ चेंज हो उसकी वजह से हो, जैसे ही डेल्टा वी आपको थोड़ा सा भी आर्क लेंथ चेंज इसमें दिखाई दे तो आपको क्या करना, ये तुरंत ही बहुत हाई अमाउंट में करंट का चेंज शो करे। ओके, वोल्टेज चेंज थोड़ा सा भी अगर हो रहा है तो करंट का चेंज काफी ज्यादा हो। आप यहां देखिए, यहां पर डेल्टा वी बहुत छोटा है। ओके, लेकिन डेल्टा आई बहुत बड़ा है।
ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही कभी अगर ऐसा हो कि ये 2 mm पर सेकेंड की बजाय ये कभी जैसे ही 1.9 mm हो या फिर 2.1 mm हो, जैसे ही स्पीड थोड़ी सी भी कम या ज्यादा हो, तो स्पीड थोड़ी सी भी कम या ज्यादा होगी, तो यहां पर भी इस बार वही फंडा लगने वाला है कि जब एल आपका चेंज होता है, एल इंक्रीज करता है तो वी इंक्रीज करता है, तो आई डिक्रीज करता है। तो एल थोड़ा सा इंक्रीज करे तो उसके कंपेरिजन में वी थोड़ा सा इंक्रीज करे तो उसके कंपेरिजन में आई बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए, ऐसा हो। तो जब कभी ऐसा होगा तो आर्क लेंथ हल्की सी जैसे बढ़ी, आर्क लेंथ हल्की सी जैसे बढ़ी, वैसे ही क्या होगा कि यहां पर इस केस में स्पीड आपकी आर्क लेंथ जैसे थोड़ी सी बढ़ी, उसकी वजह से वोल्टेज बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट बहुत तेजी से घट जाएगा। ओके, करंट बहुत तेजी से घटेगा, मतलब कि हीट भी तेजी से घटेगी, और हीट तेजी से घटेगी मतलब कि डिपोजिशन रेट घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या लिखना है हमको, इस बार जब एल बढ़ा, एल बढ़ाने पे वी बढ़ रहा है, वी बढ़ाने पे आई बहुत तेजी से घट रहा है, आई घटने पर हीट घट रहा है, और हीट घटने पर डिपोजिशन रेट, जो इस वायर का जो डिपोजिशन रेट था, इलेक्ट्रोड वायर का जो डिपोजिशन रेट था, वो घट जाएगा। ओके दोस्तों, डिपोजिशन रेट घट जाएगा, तो थोड़ी देर में फिर से ये वहीं पहुंच जाएगा जहां पर इसको पहुंचना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, वायर की जो मेल्टिंग रेट था, डिपोजिशन रेट या मेल्ट होने का रेट, ये घट जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पर इसे होना चाहिए था। और ऐसे ही ये जब आप इसे कम करते हो तो ये कम होता है, करंट बढ़ जाता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ने पर डिपोजिशन रेट बढ़ जाता है। और ये सारी चीजें होने पर हमें फिर से एक ऐसा ज्वाइंट मिलता है जिसमें कि पेनिट्रेशन जो होता है वो एक नियरली कांस्टेंट लेवल का होता है, बहुत ज्यादा उसमें अप एंड डाउन नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो ये डिपोजिशन रेट कंट्रोल हो रहा है यहां पर। पिछले केस में क्या कंट्रोल हो रहा था, पिछले केस में पेनिट्रेशन कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग ये सेमी ऑटोमेटिक और ये मतलब कांस्टेंट वोल्टेज टाइप और कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आ रहे हैं। ये जो हमारा वेल्डिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन यही है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। आइए एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, एक डीसी आर्क वेल्डिंग में इन ए डीसी आर्क वेल्डिंग सेटअप आपको दिया हुआ डेटा वी आर्क इक्वल टू 20 प्लस में 5L। यहां पर ये जो L है ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेरी करता है, वेरीज बिटवीन 5 mm टू 7 mm। ओके दोस्तों, ये 5 mm से 7 mm के बीच में वेरी करता है। और वी आर्क क्या है, वी आर्क वोल्टेज है,
वोल्टेज किसमें है? ये वोल्ट्स में। ओके, अब यहां पर जो आर्क का जो करंट है, आर्क का जो करंट है, उसका रेंज दिया हुआ है 400 एम्पियर से 500 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 400 एम्पियर टू 500 एम्पियर, ये इस करंट का रेंज दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप एक लीनियर पावर सोर्स यूज कर रहे हैं, एज्यूमिंग द लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक the find out the OCV and SCV. Find out OCV and SCC. ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट आपको पता लगाने हैं। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए कैसे सॉल्व होगा। हम लोग देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि लीनियर पावर सोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, लीनियर पावर सोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, लीनियर पावर सोर्स का मतलब यही, ये जो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर है, इसे ही हम लोग, जैसे प्रीवियस केस में ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक था, कांस्टेंट करंट वाले कहते थे, इसको हम लोग लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसे हम लोग लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। और लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफार्मर में ये सब जो फॉर्मूले आप लोग देख रहे हो, ये फॉर्मूला, ये सब यहीं पर लगते हैं। ये सब जो देख रहे हो, ये सब आपको इसी वाले में लगाना होता है। तो लगा के देखिए, आपको पता है क्या? आपको पता है कि वी आर इक्वल टू 20 प्लस में 5L, when L1 equal to 5 millimeter, then V1 equal to, या VA1 लिख लीजिए, VA1 equal to 20 प्लस में 5 इंटू 5 यानी 25, यानी कि 45 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, वहीं जब L2 इक्वल टू 7 मिलीमीटर है, तो उस केस में VA2 ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 20 यानी कि 55। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको दो वोल्टेज की दो वैल्यूज मिल गई और करंट की दो वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है ना, वोल्टेज की दो वैल्यूज मिल गई, करंट की दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। फॉर्मूला आपके पास एक है, VA इक्वल टू OCB माइनस में OCB बाई SCC इंटू में IR। ओके, तो आप देखो, आपके पास ये VR की ये दो वैल्यूज आ गई और IR के लिए यहां पर ये R करंट दे रखा है। ओके, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं।
तो क्या आप लोग ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में शुरुआत में तो आपके पास 4 अननोन हैं, लेकिन 4 अननोन में से 2 के लिए वैल्यूज दे रखी हैं, वी ए और आई ए के लिए दो दो वैल्यूज दे रखी हैं, 2 वैल्यूज वी ए की और 2 वैल्यूज आई ए की। तो अब बचते हैं 2 अननोन। तो क्या 2 इक्वेशन के लिए 2 अननोन हो और 2 इक्वेशन हो तो क्या वो सॉल्व हो सकते हैं? 2 अननोन वाले 2 इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं क्या? यस सर। तो सॉल्व कीजिए। ये आपके पास वीए की 2 वैल्यू आ गई और आईए की 2 वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आएगा आंसर। जल्दी बताइए। आया क्या किसी का? किसी का आया क्या आंसर? किसी का नहीं आया? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? सॉल्व ही नहीं कर रहे क्या? अनिकेत, प्रेमचंद, निशांत, आकाश, मोहित, रोहित, सौरभ, असीम, किसी का आंसर नहीं आया क्या अभी तक? या सॉल्व ही नहीं कर रहे? देखो बेटा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो कई लोग करते हैं। मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया है क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार उस गलती को कर लें, उसके बाद आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि उसके बाद आप जिंदगी भर वो गलती नहीं करेंगे। या तो अगर आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो सही कर लें, तो भी ठीक है, इसका मतलब आपका दिमाग वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो अगर वो गलती आप करे होंगे आपने, तो वो मैं बता दूंगा, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो यहां पर कई लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, लोग ये 45 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 400 एम्पियर ले लेते हैं और 55 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 500 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है ना? ये गलत करते हैं लोग। ठीक है, ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां मैंने ब्लू कलर से लगाया निशान, तो देखो 55 वोल्ट वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग लेंगे 400 एम्पियर, और 45 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग लेंगे 500 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आई ए, यहां पे आएगा आई ए वन 500 एम्पियर, और ये आई ए टू आएगा
400 एम्पियर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट पावर के लिए। तो यहां पर हम लोग पावर सोर्स जो लेकर चल रहे हैं, वो लीनियर पावर सोर्स जो लेकर चल रहे हैं, यहां पर ये आपको यही वैल्यू देगा कि एक लाइन बनेगी कुछ इस टाइप की, एक साइड में वोल्टेज और एक साइड में करंट। तो ये V1, ये V2। जब एक बार वोल्टेज जहां पर कम है उस जगह पर करंट ज्यादा, जिस जगह पर करंट कम, वोल्टेज ज्यादा है उस जगह पे करंट कम। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए। दूसरी वाली पहले करते हैं हम लोग। ये हो गया 55, 55 इक्वल टू OCV माइनस में OCV बाई SCC IA। 55 के करस्पॉन्डिंग ये था 400, और यहां पे हमने रखा ये दूसरा वाला, ये 45 OCV माइनस में OCV बाई SCC हो गया 500। ये दो इक्वेशन आई हैं और दो अननोन है। सॉल्व करेंगे, यहां पर ये निगेटिव साइन लग जाएगा, ये भी निगेटिव लग गया, ये हो गया पॉजिटिव। 500 माइनस 400 करोगे तो बचेगा 100, और ये 55 माइनस में 45 करोगे तो बचेगा 10। 10 इक्वल टू 100 OCV बाई SCC ऐसा होगा। तो ये OCV बाई SCC आपको क्या मिल गया? ये मिल गया 1/10 मिल गया। OCV बाई SCC आपको मिल गया 1/10। अब आप इसको चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, किसी भी एक में रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 55 इक्वल टू OCV माइनस में OCV बाई SCC क्या है? 1/10, और ये हो जाएगा 400/10। ओके, यानी कि OCV माइनस में 40। तो यहां से आपके पास आया 55 इक्वल टू OCV माइनस 40, यानी कि OCV आ गया आपके पास 95 वोल्ट। ओके दोस्तों, OCV आया हमारे पास 95 वोल्ट, और चूंकि मुझे ये पता चल रहा है, इसी इक्वेशन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरे पास अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि SCC इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ OCV। अब जब OCV आया है 95, तो SCC क्या हो जाएगा? 950। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया सबको? यस सर। यस यही आंसर आया था क्या आपका भी? यस सर। तो बोला क्यों नहीं था किसी ने? मैं पूछ रहा था तो सर बोला था बोला था। सर, उसके बाद आया था, उसके बाद आया था सर। अच्छा, जब हमने निकालना तो शुरू कर दिया तब 500 आया था। जैसे 500 और 400 वाले में गलती में भी किया। अब देखो बेटा, इस बात को बहुत खास ख्याल रखना हमें कि जब वोल्टेज ज्यादा तब करंट कम, और जब वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? यही क्वेश्चन गेट एग्जाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई जगहों पे अब तक 5-6 बार डेटा चेंज कर करके कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमें 10 बजे से पहले क्लास खत्म करनी है, तो अब यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पे। ओके, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। you sir।